तो आज अपन डिस्कस करेंगे राइट ऑफ पर्सन्स अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर्स टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। तो ये है सेक्शन नंबर 160 और इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो इधर लिख रखा है अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर्स। आखिर इसका क्या मतलब है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। राइट ऑफ पर्सन्स अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर्स टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप, ठीक है। यानी कि अगर किसी पर्सन को डायरेक्टर बनना है तो उसके लिए क्या फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, पर इसमें रिटायरिंग डायरेक्टर्स अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर्स ऐसा लिख रखा है। आखिर इन रिटायरिंग डायरेक्टर्स को क्यों छोड़ रखा है इसमें से, ठीक है। तो इसका क्या कारण है, सबसे पहले ये अपन समझते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। मान लो आप बीकॉम कर रहे हो, ठीक है। अब किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जहाँ भी आप एडमिशन लेते हो फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर में अगर आप एडमिशन लेते हो, ठीक है, तो आप पूरी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लाई करते हो, 10th 12th की मार्कशीट भरते हो, ठीक है, पूरा अपना डॉक्यूमेंट्स पूरा कॉलेज को सबमिट करते हो। पर वहीं आप बीकॉम सेकेंड ईयर में जब आप प्रमोट होते हो, ठीक है, अगले साल आप नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में प्रमोट होगे, तो क्या वापस से ये सारी फॉर्मेलिटी को पूरी करोगे? क्या वापस से तो नहीं करोगे ना। इतनी वापस से ज़रूरत तो नहीं पड़ती अगर आप सेम यूनिवर्सिटी में ही आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। क्यों आप वापस से इतनी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लाई नहीं कर रहे? क्योंकि आपने ऑलरेडी जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था तब आपने सारी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लाई करा था, इसलिए आप सेकेंड ईयर में नहीं कर रहे। इसलिए इधर भी लिख रखा है अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर्स को इसलिए एक्सक्लूड कर रखा है क्योंकि ये जब डायरेक्टर्स फर्स्ट ईयर में अपॉइंट हुए थे, पहली बार जब अपॉइंट हुए थे, तो इन्होंने ये सारी ऑलरेडी फॉर्मेलिटीज़ को पहले पूरा कर चुके हैं। अब वापस नेक्स्ट एजीएम में ये लोग जब डायरेक्टर के लिए खड़े होंगे, ठीक है, तो क्या इनको वापस कंप्लाई करने की ज़रूरत है? क्या नहीं करने की ज़रूरत है? इसलिए इसका ये हेडलाइन लिख रखी है राइट ऑफ पर्सन्स अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर्स टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप, ठीक है। यानी कि कोई नया जना है वो डायरेक्टर की पोजीशन पर डायरेक्टर की पोजीशन पे आना चाहता है तो उन्हीं लोगों को ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब कौन सी फॉर्मेलिटीज़ है? पहला पॉइंट, रिक्वायरमेंट ऑफ रिटर्न नोटिस, ठीक है। रिटर्न नोटिस में क्या है? पर्सन हु वांट्स टू बी अ डायरेक्टर मस्ट सबमिट रिटर्न नोटिस टू द कंपनी एटलीस्ट 14 डेज बिफोर जनरल मीटिंग। यानी कि ऐसा कोई भी पर्सन है जिसको डायरेक्टर की पोजीशन पर खड़ा होना है, ठीक है, तो उसको रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को एटलीस्ट जब भी जनरल मीटिंग होती है उससे 14 डेज पहले रिटर्न नोटिस में देना पड़ेगा, ठीक है। कम से कम 14 दिन का गैप होना चाहिए। यूँ नहीं कि कोई जिस दिन जनरल मीटिंग है उससे एक दिन पहले आके बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं भी डायरेक्टर के लिए खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है, मुझे भी डायरेक्टर बनना है, तो ऐसा नहीं चलेगा। 14 दिन पहले तो आपको रिटर्न नोटिस कंपनी को देना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप उस कंपनी के डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो। नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास आता है, ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आता है रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, ये रहा। रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट यानी कि जिस भी पर्सन को डायरेक्टरशिप के लिए खड़ा होना है तो उसको डिपॉजिट अमाउंट जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। द रिटर्न नोटिस मस्ट बी अकम्पनीड बाय अ डिपॉजिट ऑफ ₹1 लाख और प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट, ठीक है। अब ये डिपॉजिट का अमाउंट क्यों लिख रखा है इसका भी मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। आखिर ये ₹1 लाख अमाउंट की क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक है। असल में जब कंपनीज एक्ट 2013 आया था तो उससे पहले जो कंपनीज एक्ट चलता था, ठीक है, पुराने वाले कंपनीज एक्ट में इसका अमाउंट था सिर्फ ₹500, ठीक है। अब इसको आप सोचोगे कि कहाँ ₹500 और कहाँ ₹1 लाख, आखिर इतना ज़्यादा डिपॉजिट का अमाउंट क्यों बढ़ाया, ठीक है। देखो जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तब जो लॉ मेकर्स थे उन्होंने इस बात का ध्यान रखा अगर इतना छोटा अमाउंट रहेगा ₹500 तो कोई भी जना एक कंपनी का शेयर होल्डर है वो भी ट्राई करेगा कि मैं भी खड़ा हो जाता हूँ डायरेक्टरशिप के लिए, ठीक है।
भले ही जीतूँ हारूँ, वोटिंग मिले नहीं मिले, पर एक बार उसको खड़े होने में क्या दिक्कत है। और ऐसे तो रिलायंस कंपनी का मान लो ऐसे 10,000 लोग ऐसे आ जाएंगे कि नहीं नहीं हमको भी डायरेक्टर बनना है। सिर्फ 500 रुपये की तो टिकट है, 500 रुपये में हमें भी डायरेक्टर के लिए खड़े होने का मौका मिलेगा। तो इसलिए जब कंपनीज एक्ट 2013 आया उसमें ₹500 अमाउंट को चेंज कर दिया गया है ₹1,00,000 से। तो अभी करंट अमाउंट है ₹1,00,000, ठीक है। और प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट का क्या मतलब है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस अमाउंट को और आगे बढ़ा भी सकती है, ठीक है। डिपॉजिट विल बी रिफंडेड, देखो ये डिपॉजिट ₹1,00,000 का अमाउंट इसलिए लिखा गया है ताकि हर कोई चलता व्यक्ति ऐसा नहीं कहता कि मेरे को भी कंपनी का डायरेक्टर बनना है, ठीक है। जो जेन्युइन पर्सन है सिर्फ उसको ही डायरेक्टरशिप पोजीशन के लिए बनने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए जो जने जेन्युइन है, ठीक है, जिनको आगे जाके वोटिंग मिलेगी, ठीक है, क्या होगा वोटिंग का परसेंटेज वो अभी बताएंगे, ठीक है। तो उनको ये ₹1,00,000 अमाउंट भी वापस रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यही है, डिपॉजिट विल बी रिफंडेड इफ प्रपोज्ड पर्सन गेट्स मोर देन 25% वोट्स ऑन रिसोल्यूशन, ठीक है। यानी कि एट द टाइम ऑफ रिसोल्यूशन जब लोग वोटिंग करेंगे, ठीक है, तो अगर किसी पर्सन को 25% से ज़्यादा वोट्स मिलते हैं तो ये डिपॉजिट अमाउंट रिफ़ंड कर दिया जाएगा 1,00,000 का, क्योंकि कम से कम उसको 25% लोगों ने तो वोट करा है, ठीक है, डायरेक्टर के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये अमाउंट इतना रखा गया है। ₹10,000 डिपॉजिट अमाउंट इन केस ऑफ निधि कंपनी। अब निधि कंपनी के केस में ये सिर्फ लिमिटेड 10,000 की, ठीक है। क्यों, निधि कंपनी का काम क्या होता है बेसिकली, अगर आपको पता होगा तो इसमें मान लो 10 लोग हैं, ठीक है, तो 10 लोग पैसा कंट्रीब्यूट कर दो, फिर एक जने को ज़रूरत पड़ती है तो उसको एज ए लोन दे देते हैं, ठीक है। तो उसमें ऐसा कोई पर्सन होता नहीं कि मैं भी डायरेक्टर बनूँ, ठीक है। तो इसका क्या, इसलिए इसमें 10,000 लिमिट है। इन केस इन सेक्शन 8 कंपनी पर्सन गेट्स वोट लेस देन 25%, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड टू फॉरफेट डिपॉजिट और नॉट। यानी कि सेक्शन 8 कंपनी के लिए थोड़ी सी छूट दे रखी है कि अगर उनको किसी पर्सन को 25% से कम भी वोट मिलते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने अपने डिसाइड कर लेंगे कि ये डिपॉजिट का अमाउंट रखना है या नहीं रखना है, ठीक है। डिपॉजिट ऑफ ₹1,00,000 विल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्यों छूट दे रखी है, ठीक है, आगे डिपॉजिट अमाउंट उसको क्यों नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो रिलायंस कंपनी है, ठीक है, मुकेश अंबानी मैनेजिंग डायरेक्टर है। अब मुकेश अंबानी को कोई देश का बहुत ही अच्छा, अपने इंडिया में कोई बहुत ही अच्छा पर्सन है जिसको आईटी का एक्सपर्टीज नॉलेज है, ठीक है। अब मुकेश अंबानी चाहते हैं कि जिसको आईटी का एक्सपर्ट बहुत ही अच्छा नॉलेज है वो एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिलायंस को ज्वाइन करे, ठीक है। तो अब जो पर्सन ज्वाइन करेगा, ठीक है, या फिर कोई और दूसरे काम में भी एक्सपर्ट हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं नारायण मूर्ति, ठीक है। तो अब अगर वो रिलायंस को ज्वाइन करता है, ठीक है, तो अब वो सिर्फ अपना ज्ञान बांटने के लिए आ रहा है कि कैसे देश में आईटी का काम, मतलब कैसे आईटी का काम होता है नारायण मूर्ति का, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कोई रियल इंसिडेंट पर बेस्ड नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अगर नारायण मूर्ति को रिलायंस ज्वाइन करना है तो वो क्या ₹1,00,000 डिपॉजिट अमाउंट क्यों देगा, जबकि वो ये सब नहीं करेगा, क्योंकि वो एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो सिर्फ रिलायंस कंपनी को ज्ञान बांटने आ रहा है कि हाँ भैया ऐसे ऐसे काम चलता है। वो कोई होल टाइम डायरेक्टर थोड़ी ना जो सुबह से शाम सिर्फ रिलायंस में ही काम करेगा, वो तो दूसरी कंपनी का डायरेक्टर है, ठीक है। रिलायंस को ज़रूरत पड़ गई, थोड़ा बहुत आईटी का ज्ञान चाहिए तो बता दिया, तो इसलिए इसको छूट एक्सेप्शन में रख रखा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। उसके बाद आता है डायरेक्टर रिकमेंडेड बाय नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन, ठीक है। ये नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी होती है, ठीक है। अब ये कमेटी क्या होती है ये अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आएगा, वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा जैसे CSR कमेटी होती है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, वैसे ही एक और कमेटी होती है नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी। अब करती क्या है ये तो अभी जान लो। ये कमेटी ये डिसाइड करती है कि कौन सा डायरेक्टर बेस्ट है मार्केट के अंदर, और अगर इस कमेटी ने किसी डायरेक्टर का नाम सजेस्ट कर दिया ना, मतलब वो बेस्ट ही है, वो पर्सन
मतलब ये एनआरसी कमेटी ने रिकमेंड कर दिया ना किसी का नाम, मतलब मुकेश अंबानी का नाम सजेस्ट कर लिया मान लो नॉमिनेशन एनआरसी कमेटी ने, तो अब अगर किसी कंपनी को टीसीएस के अंदर मतलब मुकेश अंबानी को अपॉइंट करना है, ठीक है, तो अब टीसीएस में यूँ नहीं माना जाएगा कि 1 लाख पहले डिपॉजिट का अमाउंट लाएगा मुकेश अंबानी बोलेगा मैं तो वैसे ही बेस्ट डायरेक्टर हूँ मार्केट के अंदर, आप नहीं रखोगे तो भी मेरा क्या जा रहा है, आपका घाटा है, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, इस तरीके से, ठीक है। सिर्फ एग्जांपल है, आप इसको रियल लाइफ मार्केट से कंपेयर करोगे तो ऐसा नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको समझाने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये नाम वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इफ नो एनआरसी, ठीक है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऐसी कंपनी जहाँ एनआरसी है ही नहीं, ठीक है, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड करा है तो भी चलेगा, 1 लाख डिपॉजिट अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें एग्जाम्पशन दे रखा है गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है, तो उन लोगों को एग्जाम्प्ट कर रखा है। ये सिर्फ आप पढ़ सकते हैं एग्जाम्पशन, ठीक है, क्योंकि अलग अलग सेक्शन में कई लोगों को एग्जाम्प्ट कर रखा है तो एग्ज़ाम में याद रखना थोड़ा टफ हो सकता है। मेन आपका काम है कंसेप्ट को आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद अपने पास आता है देन कंपनी विल सेंड इंडिविजुअल नोटिस टू मेंबर्स अबाउट सच प्रपोज्ड कैंडिडेचर थ्रू ईमेल और इन राइटिंग प्लस वेबसाइट, ठीक है। तो अब कंपनी क्या करेगी, जब भी उस प्रपोज्ड कैंडिडेचर को होगा, ठीक है, कैंडिडेट को कैसे भेजेगी, इन्फॉर्म कैसे कर सकती है, या तो ईमेल से कर सकती है या फिर राइटिंग में कर सकती है, ठीक है, प्लस वेबसाइट पर तो नोटिस भेजना ही है, ठीक है। ये पॉइंट उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रखा है कि अगर कंपनी की कभी जनरल मीटिंग होती है, ठीक है, तो कंपनी कैसे उन लोगों को इन्फॉर्म करेगी, ठीक है, तो ईमेल से भी कर सकती है, राइटिंग में भी कर सकती है, या फिर वेबसाइट पे देना तो कंपलसरी है। नो नीड टू सेंड इंडिविजुअल नोटिस इफ एटलीस्ट 7 days बिफोर एजीएम, 7 दिन पहले एजीएम से पहले कंपनी अगर एडवर्टीजमेंट दे देती है इन एटलीस्ट वन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। ये क्या होता है भैया, वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल न्यूज़पेपर, जैसे कि अगर आप राजस्थान में चल रहे हो तो 2 वर्नाकुलर न्यूज़पेपर है, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, ठीक है, इन एटलीस्ट वन, कम से कम एक में तो देना ही है, प्लस 1 इंग्लिश लैंग्वेज में देना कंपलसरी है, ठीक है। ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रखा है कि कंपनी की एजीएम कंडक्ट होगी तो सभी डायरेक्टर्स को पता चल जाए कि इस दिन एजीएम हो, तो कंपनी कैसे इन्फॉर्म करेगी, ये कंपनी के लिए थोड़े से रूल बना रखे हैं। 8 AGM इक्वल्स टू वोटिंग, अब एजीएम का समय आ गया, वोटिंग का समय आ गया, ठीक है। एजीएम के अंदर शेयर होल्डर्स लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा लोग डायरेक्टर बनना चाहिए, किसको नहीं बनना चाहिए, तो वोटिंग होगी, ठीक है। तो अगर किसी डायरेक्टर को 50% से ज़्यादा वोट मिलते हैं तो वो तो डायरेक्टर बन जाएगा, और क्योंकि वो अच्छा इंसान था, वो डायरेक्टरशिप के लिए सही खड़ा हुआ था, तो उसका डिपॉजिट अमाउंट भी वापस रिफंड कर दिया जाएगा। पर अगर किसी पर्सन को 25% से ज़्यादा वोट मिलते हैं तो वो डायरेक्टर तो नहीं बनेगा, पर उसका डिपॉजिट अमाउंट 1 लाख वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा। और अगर कोई इससे भी कम मिलते हैं, अदर केस होता है, तो डायरेक्टर भी नहीं बनेगा, रिफ़ंड भी नहीं होगा उसका अमाउंट। उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आ रहा है तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड इंडिविजुअली। यानी कि अगर डायरेक्टर्स लोगों का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ठीक है, इंडिविजुअली तरीके से होगा। यानी कि अगर आप कंपनी को एक डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो उसके लिए सेपरेट रिसोल्यूशन होना चाहिए। यानी कि यूँ नहीं होना चाहिए कि 4 लोग खड़े हैं डायरेक्टर के लिए खड़े हुए और उनके लिए चारों डायरेक्टर की एक साथ वोटिंग करा दी, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक डायरेक्टर के लिए एक समय पर वोटिंग होगी, ठीक है, यानी कि सेपरेट रिसोल्यूशन पास होगा, ठीक है। पहले ए खड़ा हुआ है डायरेक्टरशिप के लिए तो उसकी वोटिंग कराई जाएगी, फिर बी खड़ा है तो उसके लिए वोटिंग कराई जाएगी, ठीक है। तो सेपरेट रिसोल्यूशन भी पास होगा उनके लिए। पर अगर कंपनी चाहती है कि नहीं नहीं लेट हो गया आज, तो हमारे पास तो इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं है, हम तो जितने भी ये 4 डायरेक्टर हैं उन सब की एक साथ वोटिंग कराना चाहते हैं, ठीक है। तो अनलेस द मीटिंग फर्स्ट एग्रीड, यानी कि उसमें मीटिंग में जितने भी लोग हैं अगर सब ने
that the appointment shall be made by a single resolution, no vote against such agreement। इसका क्या मतलब है, जितने मतलब ऐसे 4 डायरेक्टर हैं और उन सबके लिए वोटिंग करनी है, तो उनके लिए अगर सबने मीटिंग में ये डिसाइड कर दिया चेयरपर्सन ने कि इन चारों की एक साथ वोटिंग करा दी जाए, क्या किसी मेंबर को कोई दिक्कत है तो वो हाथ खड़ा करे, पर किसी भी मेंबर ने हाथ खड़ा नहीं करा, सबने बोल दिया हाँ चलेगा, चारों मेंबर्स की एक साथ वोटिंग ऐसे कंडक्ट करा सकता है चेयरपर्सन, तो फिर ऐसा सिंगल रिसोल्यूशन से भी काम चल जाएगा, ठीक है। पर अगर एक पर्सन ने भी ऐसे अगेंस्ट में बोला कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके लिए सेपरेट रिसोल्यूशन पास कराओ, तो फिर चेयरपर्सन को सबके लिए सेपरेट रिसोल्यूशन से पास करना पड़ेगा, तभी वो डायरेक्टर बन पाएंगे, ठीक है। और अगर इसका कॉन्ट्रावेंशन होता है तो वो वाइड माना जाएगा, वेदर ऑब्जेक्शन रेस्ड और नॉट, ठीक है। मान लो चेयरपर्सन ने लोगों को इन्फॉर्म ही नहीं करा वहाँ मेंबर्स को, और बिना लोगों को बताए एक साथ सिंगल रिसोल्यूशन में ही पास करा दिया, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्शन कोई रेस ही नहीं हुआ है। यह ऑब्जेक्शन रेस होने का मतलब है चेयरपर्सन ने लोगों को इन्फॉर्म ही नहीं करा कि सिंगल रिसोल्यूशन ही रहेगा, अगर किसी को डाउट है तो वो हाथ खड़ा करे, ऐसा कुछ बोला ही नहीं, डायरेक्ट ही अपने मन से ही कर लिया। और बाद में लोगों को पता चला कि अरे इन सबके लिए सेपरेट रिसोल्यूशन तो पास हुए ही नहीं थे, सिंगल रिसोल्यूशन से ही वो डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे, तो इसका ये कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा एक्ट का, और वो जो डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए वो वाइड माना जाएगा, ठीक है। यानी कि चेयरपर्सन को एक बार इन्फॉर्म करना ज़रूरी है मेंबर्स को कि इस तरीके से ऐसे सिंगल रिसोल्यूशन के तहत होगा, ठीक है। मोशन फॉर अप्रूविंग अ पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट शैल बी ट्रीटेड एज मोशन फॉर हिज अपॉइंटमेंट। इसका क्या मतलब है, अगर कोई चाहता है कि मेरे को लगता है कि मेरा दोस्त डायरेक्टर बनने के लायक है, तो मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टर के उसका नाम दे दिया जाए, तो ऐसा चलेगा, हाँ चलेगा, ठीक है। आप किसी पर्सन को चाहते हो कि नहीं ये डायरेक्टर बने, उसके लिए आप कह रहे हो, ठीक है, तो वो चलेगा, आप उसको सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, फॉर अपॉइंटमेंट, ठीक है। पर बाद में उसको उस पर्सन जो आपका दोस्त है उसको भी कंपनी को बाद में रिटर्न नोटिस वगैरह फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी, तभी डायरेक्टर बन पाएगा। एग्जाम्पशन गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सब्सिडरी और पब्लिक कंपनी, ठीक है। आप गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी के लिए तो ये सेक्शन एग्जाम्प्ट है, ठीक है। अब एक डाउट आता है, अगर कोई पब्लिक कंपनी है, ठीक है, कोई पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, तो उसको क्या माना जाएगा, ठीक है। मान लो कोई पब्लिक कंपनी है, उसकी सब्सिडरी प्राइवेट कंपनी है, हो सकता है ऐसा, हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई, रिलायंस एक पब्लिक कंपनी है और उसकी हो सकता है सब्सिडरी कोई प्राइवेट कंपनी हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। पर इस सेक्शन में क्या माना जाएगा, उसको भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा, जो रिलायंस की प्राइवेट कंपनी है उसको भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा, क्योंकि वो उसको कंट्रोल कर सकती है, हाँ कर सकती है, इसलिए। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। सेक्शन 165 है, इसका ये मतलब है कि अगर मैं डायरेक्टर के लिए खड़ा होता हूँ तो मैं कितनी कंपनी में, मैक्सिमम कितनी कंपनी के अंदर मैं डायरेक्टर बन सकता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर है आपकी स्क्रीन पर, मैक्सिमम आप 20 कंपनी के लिए डायरेक्टर बन सकते हो, इंक्लूडिंग अल्टरनेट डायरेक्टर, ठीक है। 20 के अंदर अल्टरनेट डायरेक्टर भी इंक्लूड है। क्या होता है अल्टरनेट डायरेक्टर, ये अपन लास्ट क्लास के अंदर देख चुके हैं, एट सेम टाइम, ठीक है, यानी कि एट द सेम टाइम आप मैक्सिमम 20 कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन सकते हो। आउट ऑफ 20 मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनीज, उन 20 के अंदर मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनीज के अंदर ही आप डायरेक्टर बन सकते हो, ठीक है। इफ बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ही वॉज होल्डिंग मोर देन प्रिस्क्राइब लिमिट, ठीक है, मान लो ये कंपनीज एक्ट आया था, उससे पहले आप 30 कंपनी के अंदर डायरेक्टर थे, तो क्या होगा, विद इन 1 ईयर आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा अदर कंपनीज के अंदर, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट अब रिलीवेंट नहीं है, ये तब के लिए रिलीवेंट था, पर आपके मन में डाउट आ सकता है, इसलिए मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पनिशमेंट। अब अगर आप इसके सेक्शन 165 का कॉन्ट्रावेंशन करते हो तो क्या होगा, आपको पनिशमेंट दिया जाएगा ₹2000 फॉर ईच डे, मैक्सिमम लगेगा 2 लाख तक। फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है एक्सक्लूड करना है 20 कंपनी में डायरेक्टरशिप है डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी क्या होता है, सोई हुई कंपनी, यानी कि किसी कंपनी का मान लो धंधा बहुत ही ख़राब चल रहा है, ठीक है, पहले ही धंधा चलता नहीं है, फिर उसके लिए
ये सब लिमिट लगा रखी है, तो उसकी वो माफ़ कर रखा है गवर्नमेंट कंपनी को, ठीक है। 6 पॉइंट बोल रखा है, कंपनी में स्पेसिफाई लेसर नंबर ऑफ कंपनीज इन विच अ डायरेक्टर में एक्ट एज डायरेक्टर्स बाय पासिंग SR। SR का मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन, यानी कि अगर रिलायंस चाहती है कि नहीं हमारा जो डायरेक्टर है, ठीक है, वो सिर्फ 5 कंपनी के अंदर ही डायरेक्टर रह सकता है, यानी कि हमारी कंपनी के अंदर तो डायरेक्टर है, बाकी सिर्फ अगर चार कंपनी के अंदर ही और डायरेक्टर बन सकता है, ठीक है। रिलायंस ने SR पास करा दिया, तो फिर वहाँ के जो डायरेक्टर होंगे उनको ये मैक्सिमम उनकी लिमिट 5 ही मानी जाएगी, ठीक है। कंपनी चाहे तो ठीक है, यानी कि इसको यूँ समझ सकते हो, आपके लॉकडाउन के समय सरकार ने बोल रखा है कि 10 बजे आपको घर आना है, 10 बजे तक, 10 बजे बाद कोई बाहर नहीं मिलना चाहिए, और आप 9 बजे बाद ही घर से बाहर नहीं निकलते हो, तो अच्छी बात है आप। तो ऐसे ही सेम कंपनी में भी अगर कंपनी चाहे तो ऐसे ही कोई लिमिट लगा सकती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पशन है सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है, उनको एग्जाम्प्ट कर रखा है। अगेन आप एग्जाम्पशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि हर सेक्शन के लिए अपनी अपनी एग्जाम्पशन दे रखी है। तो लास्ट में आप देखोगे तो खूब सारी एग्जाम्पशन हो जाएगी, इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, पर मेरा बताना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा पढ़ने का मन है तो ठीक है। रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, नेक्स्ट टॉपिक आता है सेक्शन 168, जिसमें बोल रखा है कि अगर डायरेक्टर को रिज़ाइन देना होगा तो वो कैसे देगा, ठीक है। इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आएंगे, आपके मन में जो डाउट आ रहे होंगे स्पेशली, मैंने उस हिसाब से इसके लिए नोट्स बनाए गए हैं, ठीक है। पहला, कैन डायरेक्टर रिज़ाइन ए बोर्ड नॉट एक्सेप्ट दिस रेजिग्नेशन। मान लो रिलायंस कंपनी का जो डायरेक्टर है उसको रिज़ाइन देने पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल रहे हैं नहीं नहीं आप चले जाओगे तो हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, हम आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे रिज़ाइन, तो भी डायरेक्टर रिज़ाइन कर सकता है, यस। सेकंड डाउट आपके मन में आएगा, डू डायरेक्टर हैव टू गिव रीज़न टू कंपनी। क्या जो रिलायंस कंपनी का डायरेक्टर है उसको क्या रीज़न देना पड़ेगा कि आखिर वो क्यों रिज़ाइन कर रहा है? नहीं, पर इंटीमेट कर देना ROC को विद इन 30 डेज। जो डायरेक्टर रिज़ाइन दे रहा है उसको ROC को इन्फॉर्म करना पड़ेगा विद इन 30 डेज, ठीक है। थर्ड, व्हाट आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर कंपनी विल गो इन लॉसेस। अब मान लो रिलायंस के डायरेक्टर ने रिज़ाइन दे दिया, अगर कंपनी लॉसेस में चली जाएगी तो सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आप रिज़ाइन मत दो, कंपनी लॉसेस में चली जाएगी, स्टिल डायरेक्टर गिव रेजिग्नेशन, ऐसा कोई नहीं है कि डायरेक्टर रिज़ाइन नहीं कर सकता। फोर्थ, व्हाट डायरेक्टर डू फ्रॉड इन कंपनी एंड आफ्टर रिज़ाइन, क्या वो स्टिल लायबल रहेगा? मान लो कोई डायरेक्टर, रिलायंस का डायरेक्टर है, वो फ्रॉड करके चला गया तो पनिशमेंट के लिए वो लायबल रहेगा, ठीक है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है रिलायंस कंपनी, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास क्वेश्चन 5, व्हाट ऑल डायरेक्टर्स रिज़ाइन एट सेम टाइम। मान लो रिलायंस कंपनी के सारे डायरेक्टर्स को रिज़ाइन देना है, अब मुकेश अंबानी बोल रहे हैं कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, तो बाकी जो भी डायरेक्टर्स हैं वो सब बोल रहे हैं नहीं नहीं आप चले जाओगे तो क्या होगा हमारा, हम सब लोग रिज़ाइन देना चाहते हैं, फिर क्या होगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो कंपनी का प्रमोटर है, पहले प्रमोटर को चांस दिया जाएगा, अगर प्रमोटर अपॉइंट नहीं कर सकता न्यू डायरेक्टर तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी न्यू डायरेक्टर्स, कब तक के लिए? जब तक EGM कंडक्ट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 6, इफेक्टिव डेट कब मानी जाएगी रेजिग्नेशन की? पहला, डेट ऑन विच नोटिस रिसीव्ड बाय कंपनी, डेट स्पेसिफाइड बाय डायरेक्टर इन नोटिस, ठीक है। या तो कंपनी के डायरेक्टर ने बोल दिया कि भैया मैं 1 अगस्त से नहीं आऊँगा, ठीक है, या फिर कंपनी ने बोल दिया नहीं ये तो तुरंत लागू कर दिया जाए, तो दोनों में से जो भी लेट होगा वो माना जाएगा, ठीक है। डेट स्पेसिफाइड बाय डायरेक्टर इन नोटिस, कंपनी ने बोल दिया नहीं, वो डायरेक्टर ने बोल दिया 1 अगस्त, ठीक है, या फिर कंपनी को जिस दिन नोटिस मिला, दोनों में से जो लेट होगा वो माना जाएगा इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है सेक्शन 164, ये होता है डिसक्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, यानी कि डायरेक्टर ऐसे कौन से गंदे काम, अगर डायरेक्टर ने कोई गंदे काम करे तो वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, ठीक है। मान लो किसी पर्सन ने गंदे काम करे तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, ठीक है, कैन नॉट बिकम डायरेक्टर, ठीक है। पहली चीज़ है तो पहला अनसाउंड माइंड डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया ये तो अनसाउंड माइंड है, ठीक है, पागल है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पागल है आप ऐसे बोलोगे तो नहीं चलेगा, कोर्ट डिक्लेयर करेगा तब माना जाएगा।
सेकंड पॉइंट है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, खुद का ही दिवालिया निकला हुआ है, कंपनी का भी निकाल देगा, इसलिए डायरेक्टर नहीं बन सकता। थर्ड, एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट एंड एप्लीकेशन इज पेंडिंग, इंसॉल्वेंट हो गया वो और उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग चल रही है कोर्ट के अंदर, तो भी वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, इसके बाद कौन सा पॉइंट है अपने पास, नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद, कन्विक्टेड प्रूव गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस and sentenced to imprisonment for minimum 6 months and a period of 5 years not expired। यानी कि कोई ऐसा पर्सन है जिसको कन्विक्टेड का मतलब होता है वो गिल्टी प्रूव हो गया, उसने कोई ऑफेंस करा और उसको जेल भी हो गई, कम से कम 6 महीने के लिए जेल होनी चाहिए, अगर 6 महीने या उससे ज़्यादा हो गई तो वो नहीं बन सकता। ठीक है, फिर कब बन सकता है जेल, जिस दिन उसकी जेल ख़त्म हो जाएगी उससे 5 साल तक वो कूलिंग पीरियड आराम करेगा, उसके 5 साल बाद ही बन सकता है। यानी कि किसी ने कोई गलत काम किया, उसको जेल हो गई, 6 महीने से ज़्यादा की होनी चाहिए, पहली बात 6 महीने या उससे ज़्यादा। ठीक है, जेल हो गई जिस दिन ख़त्म हो गई, ऑब्वियसली जितना भी इम्प्रिजनमेंट का पीरियड था वो ख़त्म हो गया, अब उससे 5 साल तक वो किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। 5 साल हो गए, एक्सपायर हो गए, अब बन सकता है। However, if a person has been convicted of any offence and sentenced to imprisonment for 7 years or more, not eligible for director। अगर कोई पर्सन है, किसी ने कोई ऑफेंस करा और उसको इम्प्रिजनमेंट यानी कि कोई बड़ा ही क्राइम कर दिया, उसको 7 साल या उससे ज़्यादा की जेल हो गई, तो फिर वो कभी ज़िंदगी भर डायरेक्टर नहीं बन सकता, फिर वो आराम ही करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ऑर्डर डिसक्वालीफाइंग फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर हैज़ बीन पास्ड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। यानी कि अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने कोई किसी पर्सन को मना करा गया तो वो नहीं बन सकता। 6, नॉट पेड एनी कॉल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर्स ऑफ अ कंपनी हेल्ड बाय हिम एंड 6 मंथ हैव elapsed फ्रॉम लास्ट डे फिक्स्ड फॉर पेमेंट ऑफ कॉल। अगर कॉल का पेमेंट नहीं करा तो भी नहीं बन सकता। नॉट हैव दिन होना चाहिए डायरेक्टर के पास, ये अपन आगे देखेंगे दिन क्या होता है। कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग लास्ट 5 years। अगर वो कन्विक्टेड का मतलब मैंने आपको बता दिया, प्रूव गिल्टी। ठीक है, अगर उसने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करे और उसके लिए उसको सज़ा मिली हुई है लास्ट 5 years के अंदर, तो वो नहीं बन सकता। लिमिट क्रॉस फॉर मैक्सिमम 20 डायरेक्टरशिप इन कंपनी। ऑब्वियसली ये सब आप गलत काम करोगे तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। ठीक है, उसके बाद आता है अदर डिसक्वालिफिकेशंस, ये है सेक्शन 164(2). अदर डिसक्वालिफिकेशंस क्यों लाया गया, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है जो अपन ने पहले पढ़ा। तो इसमें क्या होगा, फॉर ऑल डायरेक्टर सेम टाइम, यानी कि देखो अपन ने इससे पहले देखा था कोई इंसॉल्वेंट हो गया, कोई पागल हो गया, अब सारे डायरेक्टर एक समय पे तो पागल हो नहीं सकते, तो वो किसी एक डायरेक्टर पे अप्लाई होगा एक समय पर अदर डिसक्वालिफिकेशंस में क्या होगा, ये सभी डायरेक्टर बस सेम टाइम पे सेम मतलब सारे कंपनी के जितने भी डायरेक्टर हैं उन पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये अदर डिसक्वालिफिकेशंस हो सकता है। इसका टेन्योर कितना है, 5 year, यानी कि वो 5 साल के लिए डिसक्वालीफाई हो जाएगा। डिटेल के अंदर पढ़ते हैं, पर्सन हु हैज बीन डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी विच हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 3 financial year। यानी कि कंपनी ने इस बार गलती किसी पर्सन की नहीं है, किसी डायरेक्टर की गलती नहीं है, इस बार कंपनी की गलती नहीं है, कंपनी की गलती, कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, एनुअल रिटर्न भी नहीं भरा, कंटिन्यूस पीरियड, ध्यान दोगे लगातार 3 साल। ठीक है, मान लो शुरू के 2 साल नहीं भरा, तीसरे साल भर दिया, चलेगा, तो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। 3 साल तक कंटिन्यूस अगर आप गलती करोगे, कंपनी गलती करेगी, तो फिर सारे जो भी कंपनी के डायरेक्टर है वो सब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, या फिर फेल टू रिपे डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय, अगर आप किसी का पैसा नहीं चुका पा रहे हो, ठीक है, कोई डिबेंचर लोगों का पैसा नहीं दे रहे हो, जो डिविडेंड डिक्लेयर करा उनको पैसा नहीं दे रहे हो, अगर आप ऐसा गलती करते हो, या तो आप ये वाली गलती कर लो, एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली, या फिर आपके पास ऑप्शन है लोगों का डिविडेंड मत दो, डिबेंचर का पेमेंट मत करो, ये वाली गलती करते हो और ये गलती चलती है 1 साल या उससे ज़्यादा, उसका टाइम अलग था, वो था 3 साल, इसका टाइम पीरियड है 1 साल या उससे ज़्यादा। दोनों में से अगर आप कोई सी भी गलती करते हो तो आप
शैल नॉट बी एलिजिबल टू रे अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ डेट कंपनी। फिर आप भैया उस कंपनी में वापस से डायरेक्टर ही अपॉइंट नहीं हो सकते, क्योंकि अभी तक अपन ने देखा था, पहले लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था वो जना सेम रीअपॉइंट हो सकता है। पर अगर आपने ये गलती कर दी, दोनों में से कोई भी गलती कर दी, ठीक है, दोनों का टाइम पीरियड अलग है, पर अगर आपने दोनों में से किसी भी गलती में आ गए तो फिर क्या होगा, आप वापस से डायरेक्टर नहीं बन सकते, रीअपॉइंट नहीं हो सकते, या फिर अपॉइंटेड इन अदर कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच कंपनी फेल्स टू डू सो। दूसरी कंपनी में भी मान लो रिलायंस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एनुअल रिटर्न टाइम पे नहीं भरा और उसके कारण कोई डायरेक्टर डिसक्वालीफाई हो गया, तो जो डायरेक्टर डिसक्वालीफाई हुआ वो टीसीएस का भी डायरेक्टर नहीं बन सकता, ठीक है। अपॉइंटेड इन अनदर कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच कंपनी फेल्स टू डू सो। 5 साल तक नहीं बन सकता दूसरी कंपनी के अंदर, टीसीएस के अंदर, यानी कि दूसरी कंपनी के अंदर 5 साल तक नहीं बन सकता, ठीक है। जिस दिन कंपनी ने गलती करी उस दिन अपॉइंट नहीं हो सकता दूसरी कंपनी के अंदर, ठीक है। नोट प्रोवाइडेड वेयर अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी विच इज इन डिफॉल्ट एज अबाउ, ही शैल नॉट इनकर द डिसक्वालिफिकेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। अब मान लो रिलायंस ने हमने एनुअल रिटर्न नहीं भरी तो सारे डायरेक्टर डिसक्वालीफाई हो रहे हैं, पर मान लो उसमें से कोई एक डायरेक्टर था जो 2 महीने पहले ही आया था, 2 महीने पहले ही वो डायरेक्टर बना था, तब उसकी क्या गलती, उसको तो पता ही नहीं था, तो उसको 6 महीने का संभालने का मौका मिलेगा, 6 महीने तक वो डिसक्वालीफाई नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्शन, गवर्नमेंट कंपनी को एग्जाम्शन दे रखी है इस रूल से, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, ये टॉपिक था इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 167। यहाँ तक आपको मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, आप बता सकते हो, ठीक है। देखो थोड़े से लेक्चर बड़े होंगे, ठीक है, ये ताकि आपको ये बाद में भी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है, इन लॉन्ग रन, ठीक है। तो ये आपके लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आपको एमसीक्यू पर्पज़ के लिए पढ़ा रहा हूँ, फिर आप बाद में लो लास्ट जब ग्रुप 2 दोगे तब वापस लो पढ़ने बैठोगे, ऐसा नहीं है। ये तब आपके लिए तब भी हेल्पफुल रहेंगे, तो बेटर है आप चाहे एक बार पढ़ो, पर इस तरीके से पढ़ो कि मज़ा आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। थैंक यू एवरीवन।